नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग हेलोएल्केन हेलोअरीन चैप्टर का पॉलीहेलाइड वाला कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने मोनोहेलाइड के बारे में जाना है। आज इस क्लास में हम लोग पॉलीहेलाइड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पॉलीहेलाइड्स में हम लोग अपने यहाँ डाईहेलाइड, डाईहेलाइड का सीधा सा मतलब है किसी कंपाउंड में दो हेलोजन एटम। ट्राईहेलाइड, किसी हेलोएल्केन में तीन हेलोजन एटम। और टेट्राहेलाइड्स, किसी हेलोएल्केन में चार हेलोजन एटम। तो हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। डाईहेलाइड्स में आपके यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है CH3CHCl2। अब देख सकते हैं यहां पर एक ही कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है? ये जेमिनल डाईहेलाइड है। दिस इज जेमिनल डाईहेलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम आ रहे हैं। और एक दूसरा जो कंपाउंड दे रखा है आपके यहां, दैट इज इस तरह से आपको एक दूसरा डाईहेलाइड दे रखा है। और देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर इसका नाम है विसिनल डाईहेलाइड, क्योंकि यहां एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन एटम लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, दिस इज विसिनल डाईहेलाइड। विसिनल डाईहेलाइड। अब देखिए, यही मैं आपको इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम भी बता देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम देता हूं तो बड़ा आसान है। देखिए, एक ही कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन एटम आ रहे हैं, तो इसका नाम बन जाएगा 1,1 डाईक्लोरो इथेन। 1,1 डाईक्लोरो इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम बन गया। देखो, आईयूपीएसी नेम में तो रूल फिक्स है, एक सेट फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हमको नेमिंग करनी है। कॉमन नेम में थोड़ा सा वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि साइंटिस्ट ने क्या वहां पर रूल बना दिया है। तो कॉमन नेम का एक ही रूल है कि इसका कोई रूल नहीं है, जो साइंटिस्ट की मर्जी आई वहां पर उन्होंने वो पॉइंट वहां पे ऐड कर दिया है। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम बनाऊं, देखिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा? 1,2 डाईक्लोरो इथेन। देखिए, 1,2 डाईक्लोरो इथेन। आईयूपीएसी नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अब मैं इनका कॉमन नेम लिखता हूं, तो कॉमन नेम में यहां देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, इनके कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों कंपाउंड्स के कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसको थोड़ा इधर सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए, मैं यहां इनके आईयूपीएसी कॉमन नेम आपको बता देता हूं। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन नेम है इथाइल आइडीन। इथाइल आइडीन क्लोराइड। एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका कॉमन नेम है इथाइल आइडीन क्लोराइड। और अगर मैं इसका कॉमन नेम बताऊं आपको, तो इसका कॉमन नेम है इथाइलिन डाईक्लोराइड। तो याद रखिएगा, बोर्ड में ये कॉमन नेम से भी पूछा जाता है आपसे। इस तरह से एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है कि इथाइल आइडीन क्लोराइड कितने डिग्री का हेलोएल्केन है, इस तरह से एक क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर? ट्राईहेलाइड्स पर। तो देखिए, आपके यहां पर दो ट्राईहेलाइड इंपोर्टेंट दिए गए हैं। एक है CHCl3, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और एक दिया गया है आपके यहां पर, दिस इज आयोडोफॉर्म। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा, मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूं, ये बोर्ड प्लस नीट प्लस जेई मेंस, मतलब आप अगर इन नोट्स को अच्छे से बनाते हो तो नीट और जेई मेंस तक आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो और इनसे एग्जाम देकर आ सकते हो। बोर्ड तो बहुत अच्छे से होंगे आपके इससे। अच्छा, अगर मैं टेट्राहेलाइड की बात करूं, तो टेट्राहेलाइड में हम लोग पढ़ते हैं CCl4, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या जिसे हम कहते हैं पायरीन। और यहीं पर एक और बता देता हूं, हम लोग फ्रियोन्स भी पढ़ने वाले हैं। फ्रियोन्स को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आज की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। डाईहेलाइड्स में आपके यहाँ केवल इतना ही दिया गया है, बाकी का ट्राईहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड और फ्रियोन्स को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग यहां पर ट्राईहेलाइड में सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लोरोफॉर्म से। ट्राईहेलाइड्स में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म। और देखिए, ऑर्गेनिक पढ़ने का हमारा एक सेट फॉर्मेट है।
हम लोग सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसकी जीएमपी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इस तरह से पढ़ते हैं ताकि आपको ये सीक्वेंस मतलब याद रखने की जरूरत ना पड़े, आप हर चैप्टर को इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट हेडिंग की बात करूं तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ जरूरी बातें, जनरल इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो क्या बन जाता है, CHCl3। हम लोग इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। देखिए इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, एक ही कार्बन एटम पर तीनों हेलोजन एटम है, तो ये बनना चाहिए था कुछ ऐसे 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन। देखिए अब एक ही कार्बन एटम है तो यहां पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको सिंपल सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ट्राई क्लोरो इथेन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जनरल इंट्रोडक्शन में, और ये तो इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम की बात हो गई, मैं इसका यूज भी यहां पर लिख देता हूं। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है, देखिए कि इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, बेहोश करने की दवा। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो मूवीज वगैरह होती थी, पिक्चर है, उसमें वो रूमाल पे कोई लिक्विड डालते थे और ऐसे सुंघा के बेहोश कर देते थे, तो वो एक्चुअली में क्लोरोफॉर्म का यूज होता था। तो इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने की दवा, बेहोश करने की या सुन्न करने की दवा, आप ऐसे समझ सकते हैं। बेहोश करने की दवा या सुन्न करने की दवा के तौर पे हम क्लोरोफॉर्म को यहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और देखिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज हैवियर देन वाटर। ये पानी से कैसा है, ये हैवियर है, इट इज हैवियर देन वाटर, इट इज हैवियर। अगर आप यहां वाटर और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे, क्लोरोफॉर्म जो है नीचे बेस लेयर बनाएगा और जो वाटर है वो टॉप लेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में हम इतना कुछ पढ़ते हैं। फिर सेकंड हेडिंग में हम लोग आ जाते हैं, दिस इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब हम लोग क्लोरोफॉर्म को बना कैसे सकते हैं। देखिए अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज वे में आपको दे रखा है। यहां मैं क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो नीट में और जेई में और बोर्ड में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ जाते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो अगर मैं जीएमपी की बात करता हूं यहां पर, तो सबसे पहले देखिए एक मेथड लेता हूं मैं, दैट इज फ्रॉम मीथेन। फ्रॉम मीथेन, मीथेन से हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए मेरे पास है CH4, मीथेन इज इन गैस फॉर्म, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, और यहां लेंगे यूवी या सनलाइट। अब आप एक चीज जानते हो, एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं, एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इससे क्या होगा, यहां पे ये जो क्लोरीन है ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में अटैक करेगा मीथेन के ऊपर। तो अच्छा, जो भी रिएक्शन यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर पर होती है वो कभी भी एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाती है। मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर CH3Cl भी मिलेगा, आपको यहां पर CH2Cl2 भी मिलेगा, आपको यहां पर CHCl3 भी मिलेगा, और आपको यहां पर CCl4 भी मिलेगा। तो ये नॉन स्पेसिफिक मेथड होता है। मैंने इसीलिए आपको करा दिया है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म अगर आप 1:3 के रेशियो में लेते हैं तो आपको क्लोरोफॉर्म मिल सकता है यहां पर, लेकिन अगर आपको लैब में बनाना हो तो कभी भी आप इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। दूसरा देखिए, अगर आपके पास CCl4 है, देखिए ये है आपके पास फ्रॉम CCl4, तो हमें क्या करना है, देखिए हमें यहां CCl4 से एक्चुअली CHCl3 बनाना है। तो क्लियर दिख रहा है आपको कि हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं सिंपली Fe के साथ H2O ले सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। तीसरा जो इंपोर्टेंट मेथड है वो मैं बताता हूं यहां, देखिए जीएमपी में जो तीसरा मेथड आता है दैट इज लैब मेथड। ये लैब मेथड है, हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको यूज नहीं करेंगे। मतलब लैब मेथड का मतलब होता है जो छोटा मोटा अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो वो लैब में कर लीजिए। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत मैटर करती है,
और लैब मेथड में हम लोग क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो लैब मेथड में कैसे बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2-3 कंपाउंड के नाम याद रखने होंगे, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया है, तो मैं बता देता हूँ आपको। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग यहाँ ब्लीचिंग पाउडर लेने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखिए, CaOCl2। इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दिस इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, देखिए ये इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर का। अब यहां क्या होगा, देखो हम लेते हैं इथेनॉल, और ध्यान से देखिएगा, दिस इज इथेनॉल। मैंने CH3CH2OH को ऐसे लिख दिया है, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्कोहल इज इथेनॉल। और हम लोग यहां ब्लीचिंग पाउडर के साथ में लेने वाले हैं, देखिए ब्लीचिंग पाउडर के साथ में लेते हैं पानी, देखो CaOCl2 प्लस H2। अब यहां क्या होता है, देखो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 नेसेंट क्लोरीन आपको मिलने वाले हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 नेसेंट क्लोरीन। अच्छा, ये 2 नेसेंट क्लोरीन क्या होते हैं, ये इनको जहां भी हाइड्रोजन दिख जाएगा, ये तुरंत उस हाइड्रोजन को कैच करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इस तरह से। तो यहां से ये 2 हाइड्रोजन हट गए। अब आप खुद देखिए, किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन हट जाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको फाइनली यहां क्या मिलने वाला है, देखो आपको मिलने वाला है CH3, देखिए C एक हाइड्रोजन और यहां पर रह गया ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथेनल, याद रखिएगा। दिस इज इथेनल एंड दिस इज इथेनॉल। दिस इज काजोल एंड दिस इज काजल। इथेनल है ये, एल्डिहाइड है ये, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो अब ये क्लोरीन तो और भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल होंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के, कई सारे वाटर के, तो कई सारी क्लोरीन बनी होंगी यहाँ पर। तो उन कई सारी क्लोरीन में से हमने क्या करना है, 3 क्लोरीन को यूज करके, ये 3 क्लोरीन क्या करेंगे, अब इन 3 हाइड्रोजन को यहां से हटा देंगे और आपको मिल जाएगा, देखिए CCl3 और यहां पर CHO। ये जो कंपाउंड आपको मिल गया है CCl3CHO, देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूं। देखिए ये क्या मिल गया है आपको, CCl3CHO, इसे कहते हैं बच्चों क्लोरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम पूछने को आ चुका है। दिस क्लोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में इसका नाम पूछने आया कि राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल, तो CCl3CHO, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, अभी तो हमको क्लोरोफॉर्म नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, अब इस क्लोरल की रिएक्शन अभी किसके साथ होने वाली है, देखो आपके पास यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है, अभी देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्लोरल के साथ रिएक्शन करके आपको फाइनली देने वाला है क्लोरोफॉर्म प्लस, और ये देगा कैल्शियम फॉर्मेट। याद रखिएगा, साइड प्रोडक्ट भी पूछने को आ चुका है। यहां पर ये जो मिलता है, ये नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, कैल्शियम फॉर्मेट। और ये मिल गया है आपको क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का ये लैब मेथड है, इसमें ये, अच्छा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्लोरल वाला जो क्वेश्चन है ये नीट में आ चुका है, बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको ये वाली जीएमपी कराई है, अदरवाइज एनसीईआरटी में तो नहीं है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक क्वेश्चन और बनता है यहां से क्लोरल से, कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरल, देखिए। अच्छा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखो यहां पर मैं यूज ऑफ क्लोरल की बात करता हूं, यूज ऑफ क्लोरल। अच्छा, क्लोरल को, जैसे कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, इसका फॉर्मूला है CCl3CHO, CCl3CHO। इसका हम लोग एक नाम और लिख लेते हैं, मतलब एक बार बोर्ड में ही पूछा गया ये, इसका नाम होता है बेटा, देखो दिस इज ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन एटम है, इसका मतलब एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड।
कॉमन नेम हो गया। एक और IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो इथेनल, ट्राइक्लोरो इथेनल। ये देखिए, अगर आप मेरे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स फॉलो करते हो, एक भी क्वेश्चन नीट का और बोर्ड का बाहर नहीं जाने वाला है, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। देखिए, अब यहां मैं इसका यूज बताता हूं आपको। तो इसका बेटा यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DDT, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DDT। अब ये DDT क्या है इसको भी देखते हैं। अभी देखिए, यहां क्या करते हैं हम लोग, ये जो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है, देखिए हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ में। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए दिस इज क्लोरोबेंजीन। अच्छा, मैं ये वाला क्लोरीन पीछे लगाऊंगा, यहां पर मैं इस क्लोरीन को लगाऊंगा यहां और हाइड्रोजन यहां कर दूंगा। सेम चीज यहां, दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब यहां क्या होगा, देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और वाटर को निकाल देगा। अच्छा, बहुत सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं है आपके यहाँ, आप सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन से, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया कि रिप्रेजेंटेशन आपको याद रहे, तो याद रहे कि यहाँ से निकला क्या है। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा जरा, आपको मिलने वाला है बेटा CCl3, ये C, ये H, और दो वैलेंसी खाली हो गई है इसकी। और इन दो वैलेंसी से क्या जुड़ने वाला है, देखिए इन दो वैलेंसी से आप जोड़ दीजिए क्लोरोबेंजीन, ये जोड़ दीजिए यहां पर क्लोरोबेंजीन, ये जोड़ दीजिए। तो आपको फाइनली अब इस कंपाउंड का नाम देना है। देखो इसका नाम आएगा, याद रखिएगा DDT की फुल फॉर्म हमको मिलने वाली है, यहां से DDT की फुल फॉर्म आपको मिलने वाली है डाई क्लोरो डाई फिनाइल। देखिए, डाई क्लोरो डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। देखो D, दिस इज D एंड दिस इज T, DDT। यही बता देता हूं DDT का यूज क्या है। DDT इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, DDT इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। अब आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, कीटनाशक। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, बट ये बैंड हो चुकी है, लेकिन यूज पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंसेक्टिसाइड। ठीक है, कीटनाशक है ये। तो ये था मेरे पास क्लोरल और उसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे GMP ऑफ क्लोरोफॉर्म, और उसमें मैंने आपको ये जिसकी GMP करा दी है। अच्छा, इसमें एक इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी आती है, इंडस्ट्रियल मेथड भी आता है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, इंडस्ट्रियल मेथड। और ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में डिटेल में पढ़ेंगे, यहां केवल इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। देखिए, मेरे पास मान लीजिए, मेरे पास ये एल्डिहाइड है इथेनल, ठीक है, दिस इज इथेनल, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं क्लोरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर, तो यहां मुझे क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, ये मेरे को क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड है, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखो हमने एल्डिहाइड यूज किया है, तो हम लोग इसको डिटेल में एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां केवल इतना समझ लीजिए कि ये इंडस्ट्रियल मेथड है इसका। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, GMP पढ़ लिया है, अब आते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कि क्लोरोफॉर्म बनने के बाद दिख कैसा रहा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहला पॉइंट वही, इट इज हैवियर देन वाटर, ये पानी से कैसा है, भारी है, तो नीचे आ जाएगा, पानी की लेयर ऊपर आ जाएगी, हैवियर देन वाटर। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम है, 61 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये क्या है, इट इज वॉलेटाइल लिक्विड, ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है। मतलब अगर आप इसको ओपन किसी कंटेनर में छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगा। जैसे पेट्रोल होता है, आप थोड़ा सा टंकी खुली कर दीजिए, उसमें से वेपर्स बन के उड़ने लग जाती हैं, सेम चीज़ क्लोरोफॉर्म के साथ में है। तो इट इज़ वॉलेटाइल लिक्विड। और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। इसका यूज़ भी मैंने आपको पहले बता रखा है, इट इज़ यूज एज एनेस्थेटिक।
अब आते हैं हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहला मैं लेता हूं यहां पर ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। हम लोग जानते ही हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए मेरे पास यहां पे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और यहां पर हमने इसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ में। अच्छा, ऑक्सीजन यहां पे लिमिटेड अमाउंट में है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में होगी तो कंबशन हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स उसका कंबशन होगा, वो CO2 और बाकी के ऑक्साइड्स बनाएगा। तो दिस इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां बच्चों यहां बनता है COCl2। अब ये COCl2 क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफॉर्म को इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एक पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम है फॉस्जीन गैस। इसका नाम क्या है, फॉस्जीन गैस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए COCl2, लाइक दिस, COCl2। ये एक पॉइजनस गैस है। अब अच्छा, एक चीज और समझिए यहीं पर, मैंने आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज एनेस्थेटिक, ठीक है, और हम इसको एनेस्थेटिक के तौर पे यूज कर रहे हैं सर्जरी के दौरान। और अगर मान लीजिए उसमें फॉस्जीन गैस बन गई है तो हमने तो उसको बेहोश करने के लिए यूज किया था, ये तो हमेशा के लिए सो जाएगा क्योंकि ये तो एक पॉइजनस गैस है फॉस्जीन। तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, क्लोरोफॉर्म को जो स्टोर किया जाता है, स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग ऐसी रैंडमली स्टोर करके नहीं रख सकते। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर्ड बोतल, डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। ठीक है, डार्क कलर्ड बोतल केप्ट इन डार्क, और उसको अंधेरे में रखना चाहिए, अभी बताऊंगा क्यों। केप्ट इन डार्क एंड इन कूल प्लेस, और ठंडी जगह पर रखना चाहिए, ऐसा नहीं जहां पे धूप आ रही हो, गर्मी हो, ऐसा नहीं। एक तो डार्क में रखना है और कूल प्लेस में रखना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो बोतल है, इट शुड बी फिल्ड अप टू ब्रिम, मतलब जो बोतल की गर्दन होती है वहां तक इसको भरा जाना चाहिए, जरा भी स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। इट शुड बी फिल्ड अप टू ब्रिम, गर्दन तक, मतलब ऑक्सीजन एंट्री के लिए बिल्कुल भी जगह ना बचे। पहला पॉइंट, डार्क कलर्ड बोतल में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी केप्ट इन डार्क एंड कूल प्लेस। और तीसरा पॉइंट कि इसको हमेशा बोतल की गर्दन तक भरना चाहिए ताकि जरा सी भी एयर इसमें एंटर ना कर जाए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और क्या मिलेगा आपको, आपको फॉस्जीन गैस मिलेगी, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। ठीक है जी, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अच्छा, अब मैं आपको यही बता दूं एक्स्ट्रा पॉइंट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों है, ये नीट वगैरह के लिए काम आएगा आपको, नीट के लिए, जेई के लिए। तो हमें क्लोरोफॉर्म को अगर यूज करना है तो बिफोर यूज हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी चेक्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए, तो मैं यहां पे कर देता हूं टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को यूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए, किसके लिए, क्या उसमें फॉस्जीन गैस तो प्रेजेंट नहीं है। तो मैं अब ऐसे लिखूंगा, देखिए, अगर आपके पास प्योर क्लोरोफॉर्म है, प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है कि उसमें फॉस्जीन गैस नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूं फॉस्जीन नो। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है इसका मतलब उसमें, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखिए फॉस्जीन गैस नहीं है। और अगर आप इस प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हो, AgNO3 के साथ करते हो, तो इसमें किसी तरह का कोई पीपीटी नहीं आएगा, नो पीपीटी, यहां पर कोई पीपीटी नहीं आएगा। और अगर आपने लिया है इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, अब आप इम्प्योर क्लोरोफॉर्म से क्या समझ रहे हो, यहां पर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब है कि इसमें फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है, फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है। और अगर अब आप इसमें AgNO3 की रिएक्शन कराते हो, AgNO3 की, तो यहां पर AgCl का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। इसका मतलब कि ये क्लोरोफॉर्म इम्प्योर है, हमें इसको यूज नहीं करना है, सीधी सी बात है। ठीक, एक और आ जाता है इसमें
कि इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करा दो तो येलो पीपीटी आ जाता है, वो छोड़िए, एक ही बहुत है ये हमारे लिए। तो ये था क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट और इसके स्टोरेज के बारे में। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, इस क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथेनॉल भी मिक्स कर देते हैं। इथेनॉल में बी मिक्स्ड, बताता हूं क्यों। इथेनॉल में बी मिक्स्ड, ये केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा ये कि क्लोरोफॉर्म को नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए उसमें इथेनॉल मिला देते हैं। देखो आपको ये पता है कि अगर उस बोतल में केवल क्लोरोफॉर्म है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर मैं क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा इथेनॉल मिला दूं तो नाउ दिस इथेनॉल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब इथेनॉल विल एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, याद रखिएगा, इट एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये था क्लोरोफॉर्म की पहली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, दिस इज रिडक्शन, कि अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कर लें तो क्या होगा भैया, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन। अब देखिए आपके पास है CH Cl3, कर दीजिए रिडक्शन आप, Fe के साथ में H2O ले लीजिए, आपको CH2Cl2 मिल सकता है, आपको CH4 भी मिल सकता है, मतलब कुल मिलाकर आपको हाइड्रोजन ऐड करनी है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड अगर मैं देखना चाहूं तो थर्ड ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस। थर्ड इज हाइड्रोलाइसिस, इंपोर्टेंट है ये, नीट में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस में मैं इसको बोलूंगा एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए इसको, मेरे पास है क्लोरोफॉर्म CH और 3 क्लोरीन एक ही कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, और इसका मुझे करना है हाइड्रोलाइसिस। मतलब मैं पानी में थोड़ा सा KOH डाल देता हूं तो मेरे को मिल जाता है एक्वस KOH। और एक्वस KOH, जैसे कि हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन में बात की है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। तो यहां से देखिए, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन को हटाकर हम क्या लगा देंगे यहां पर OH, OH और ये OH। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है, अगर किसी कार्बन एटम पर एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो आप उस कार्बन से एक H2O निकाल दीजिए। जैसे यहां पर मैं ये H2O यहां से निकाल दूंगा। अब जैसे ही मैं यहां से H2O निकालूंगा तो आपको देखिए क्या मिलने वाला है, आपको देखिए CH, एक ऑक्सीजन, और नीचे क्या आ गया OH। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए दिस इज HCO और यहां पर OH। ये क्या मिल गया आपको, दिस इज फॉर्मिक एसिड। बस बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चों ने जैसे ही फॉर्मिक एसिड देखा यहीं पर रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। लेकिन याद रखना है आपको, बेटा ये एसिड है और ये क्या लिया है आपने यहाँ पर, बेस। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, डेफिनेटली सॉल्ट बनाएगा। तो यहां पर ये फॉर्मिक एसिड एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करेगा, देखिए कुछ इस तरह से, और आपको ये मिल जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। ये फाइनल प्रोडक्ट ये मिलता है आपको, पोटेशियम फॉर्मेट, याद रखिएगा। अगर आप एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्लोरोफॉर्म का तो आपको मिलेगा पोटेशियम फॉर्मेट। चलिए और आते हैं नेक्स्ट, ये किस नंबर की है, दिस इज फोर्थ की आएगी। अब फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी देखिए आप, फोर्थ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। हालांकि ये अमाइंस में भी आएगा, मैं यहां पर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, देखिए हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म के साथ में हम लोग यहां लेते हैं 1 डिग्री अमाइन। याद रखिएगा, ये अमाइन में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो देखो, क्योंकि हम लोग ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग क्लोरोफॉर्म, तो यहां पर देखिए ये है 1 डिग्री अमाइन, और एक दूसरी 1 डिग्री अमाइन में ले लेता हूं एनिलीन, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। और यहां लेते हैं हम लोग एक्वस KOH, एक्वस KOH होगा क्या यहां पर कुल मिलाकर, देखिए यहां आपको मिलने वाला है आइसोसाइनाइड। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको डिस्कस करूंगा अमाइंस वाले चैप्टर में, अभी यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला मैं, ठीक है। ये आइसोसाइनाइड बन गया बेटा, एल्काइल आइसो
साइनाइड। और ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड है, इट गिव्स वेरी बैड स्मेल, इट गिव्स बैड स्मेल। मतलब ये एक तरह से 1 डिग्री अमाइन का करेक्टरिस्टिक टेस्ट है, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH के साथ में। अगर आपने यहां पर एनिलीन ली है, एनिलीन ली है और क्लोरोफॉर्म के साथ आप रिएक्शन कराते हैं और सेम यहां पर लिया है KOH, तो आपको मिलने वाला है फिनाइल आइसोसाइनाइड। और यहां पे बना दूं मैं, यहां पर दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, इट ऑल्सो गिव्स वेरी बैड स्मेल। तो क्लोरोफॉर्म की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। अच्छा, आप देखिए, अगर मैं यहां इस R की जगह पे CH3 ले लेता हूं, तो मुझे यहां पर क्या मिलने वाला है? देखो, ये मिलेगा CH3NC और इसका नाम होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड कौन सा है? इसे, इसका नाम सुन के कुछ याद आ रहा है क्या आपको? मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, ये यही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5th केमिकल प्रॉपर्टीज पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिस इज रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन। देखिए, मैं इसको रिएक्शन विद एसीटोन ये क्यों करा रहा हूं? देखो, आपको यूज बताऊंगा अभी इसका। ये एक्चुअली मैं बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपसे ये समझ लीजिए। रिएक्शन, देखो, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़कर केवल आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी एक कंसाइज सिलेबस बुक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, बहुत कोड में दी गई है, बहुत कंसाइज वे में दी गई है। अब आप देखो, कुछ चीजें तो उसमें दे दी है थ्योरी में, और कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक्चुअली में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी उसकी थ्योरी का ही पार्ट समझिए। तो हमें क्वेश्चंस भी करने हैं एनसीईआरटी की और थ्योरी को डिकोड भी करना है। तो रिएक्शन विद एसीटोन की अगर मैं बात करूं, देखो यहां मैंने लिखा है क्लोरोफॉर्म, मैं ऐसे लिख लेता हूं क्लोरोफॉर्म को, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं एसीटोन के साथ में। देखिए, CH3PO ये देखो, ये लिया मैंने। और हम लोग ये जानते हैं यहां पर C डबल बॉन्ड O जो है, ये एक पोलर डबल बॉन्ड है, पोलर डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। और यहां पर पोलर डबल बॉन्ड पर हो जाएगा एडिशन, कुछ इस तरह से। देखो, यहां H पर आएगा प्लस और CCl3 पर आएगा माइनस। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं आपको। हमें क्या पता है, पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा? पॉजिटिव से। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? देखो, CH3C, ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, और यहां कार्बन से जोड़ दीजिए CCl3, और ये CH3। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला है, इसका नाम है, दिस इज क्लोरेटोन। और ये एक स्लीपिंग पिल्स है, नींद की गोली में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरेटोन को। क्वेश्चन क्या आया कि क्लोरीन कंटेनिंग इंपोर्टेंट ड्रग्स के नाम बताइए, और क्लोरीन कंटेनिंग पॉइजनस गैस के नाम बताइए। तो क्लोरीन कंटेनिंग इंपोर्टेंट ड्रग्स में एक तो क्लोरोक्विन हो गई, हम मलेरिया में यूज करते हैं, और एक ये हो गई क्लोरेटोन, जिसको स्लीपिंग पिल्स में यूज करते हैं। चलिए अगला देखें, रिएक्शन विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। अब देखिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम। मैंने लिखा H, और इसको थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन में अलग कर दूंगा यहाँ पर, ताकि हमको ये रिएक्शन समझने में आसानी हो। मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए HC, और Cl3 को ऐसे लिख रहा हूँ, CHCl3, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नाइट्रिक एसिड। ये देखो, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से O, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है CCl3NO2। इसे बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म, इट इज कॉल्ड नाइट्रोफॉर्म। और इसी नाइट्रोफॉर्म को बोला जाता है क्लोरोपिक्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज क्लोरोपिक्रिन। ये क्लोरोपिक्रिन
टीयर गैस में इस्तेमाल की जाती है। टीयर गैस जानते हैं, जब कहीं पे भीड़ भाड़ हो रही होती है, दंगा हो रहा होता है, तो पुलिस जो है टीयर गैस के गोले छोड़ती है, तो वो यही है, क्लोरोपिक्रिन। तो देखिए क्लोरीन कंटेनिंग ये पॉइजनस सब्सटेंस आ गया, और क्लोरीन कंटेनिंग ये ड्रग आ गई। एक तो क्लोरोक्वीन हो गई और एक क्लोरेटोन हो गई। ऐसे ही क्लोरीन कंटेनिंग पॉइजनस सब्सटेंस में एक तो क्लोरोपिक्रिन हो गया और एक फॉस्जीन गैस हो गई, वो भी तो पॉइजनस है। तो इस तरह से हमने ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट। और भी कुछ हो सकती हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये था क्लोरोफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आयोडोफॉर्म के बारे में। देखिए आयोडोफॉर्म, क्वेश्चन क्या आता है आयोडोफॉर्म से, मैं वो बताता हूँ आपको। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला है CH3। तो आप इसका IUPAC नेम तो बना ही सकते हैं। इसका IUPAC नेम है ट्राई आयोडो मीथेन। इसका IUPAC नेम मिल गया ट्राई आयोडो मीथेन। अब क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। एक तो आता है कि इसका यूज क्या है, तो इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, याद रखिएगा। अब एंटीसेप्टिक क्या है बताता हूं अभी। एंटीसेप्टिक जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हम डिटॉल से उस घाव को साफ करते हैं, तो दैट इज एंटीसेप्टिक। या सेवलॉन से करते हैं, या सोफ्रामाइसिन ट्यूब लगा लेते हैं, बोरोलिन लगा लेते हैं, तो ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक हैं। मतलब ऐसे एंटी माइक्रोबियल जिसको लिविंग टिश्यूज के ऊपर हम लोग यूज करते हैं, और ऐसे एंटी माइक्रोबियल जिसको नॉन लिविंग टिश्यूज पे यूज करते हैं। जैसे हमारे घर में हार्पिक यूज होता है, हम अपने घर में लाइजोल यूज करते हैं पोंछा लगाते समय, वो सारे डिसइंफेक्टेंट हैं। तो यहां पर ये एंटीसेप्टिक है, समझ रहे हैं आप। मतलब लिविंग टिश्यूज पर एंटीसेप्टिक, लिविंग टिश्यूज के लिए एंटी माइक्रोबियल का काम करता है ये आयोडोफॉर्म। एक तो ये क्वेश्चन आता है आपके लिए। और एक क्वेश्चन देखिए, आयोडोफॉर्म जो है एक्चुअली में इट इज येलो सॉलिड, और ध्यान से देखिएगा, इट इज येलो सॉलिड। और अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म आता है वॉलेटाइल लिक्विड, ये आता है वॉलेटाइल लिक्विड। तो आप जरा इस वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आयोडोफॉर्म सॉलिड है और क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, तो इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो देखिए ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो सॉलिड फॉर्म में लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन रिएक्टिविटी हमेशा याद रखिएगा, रिएक्टिविटी डिसाइड होती है एटम्स और एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा है, और फिजिकल स्टेट डिसाइड होती है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कैसा है। दोबारा समझिए, जैसे एक मॉलिक्यूल है ये और ये इसके एटम है, तो इन एटम के बीच में जो बॉन्ड है दैट डिसाइड्स द रिएक्टिविटी। और एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे है, दैट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट। तो याद रखें, अगर मैं आयोडोफॉर्म की बात करता हूं, देखिए तो कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड आ रहा है, यहां क्लोरोफॉर्म में कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड आ रहा है। आप ये जानते हो आयोडीन का साइज कैसा है, बिग, इसका बिग साइज है, और क्लोरीन का साइज कैसा है, स्मॉल। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो इट कैन बी इजीली ब्रेक डाउन। तो यहां पर आयोडोफॉर्म इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव, आयोडोफॉर्म इज मोर रिएक्टिव एंड क्लोरोफॉर्म इज लेस रिएक्टिव। याद रखिएगा, इट इज लेस रिएक्टिव। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयोडोफॉर्म इज मोर रिएक्टिव। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये था मेरे पास ट्राई हेलाइड के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेट्रा हेलाइड के बारे में। टेट्रा हेलाइड देखिए, तो टेट्रा हेलाइड में मैं लेने वाला हूं यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका IUPAC नेम है टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। और इसका एक कॉमर्शियल नेम भी है, इसका एक कॉमर्शियल नेम है, अगर आपको याद हो तो बताइए। इसका कॉमर्शियल नेम है बेटा पायरीन। इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ DDT, CCl4, क्लोरोफॉर्म, ये क्वेश्चन आता है एक। तो इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। जो रेड कलर का सिलेंडर आता है ना, उसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये CCl4 भरा रहता है। तो CCl4 लिक्विड है, याद रखिएगा। इट इज हैवियर देन वाटर। चलो
अब मैं यहाँ इसके यूज़ की बात हो ही गई है, एक दो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और बता दूं, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है ये। तो CCl4 का मैं हाइड्रोलाइसिस करके बताता हूं आपको। देखिए ये मेरे पास है CCl4, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं, और इसका आप एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए एक्वस KOH के साथ। देखो हमें पता है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इन क्लोरीन एटम को सब्सटीट्यूट कर देगा, इनको सब्सटीट्यूट कर देगा। तो आपको यहाँ कार्बन पर देखिए, देखिए यहाँ इस कार्बन पर 4 OH ग्रुप लगाने हैं, OH, OH, OH और OH। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये एक रूल बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप जुड़ जाते हैं तो वहां से H2O निकाल दीजिए। देखो तो यहां से आप एक H2O निकाल दीजिए, केवल एक H2O। आप ऐसा मत करना यहां से भी एक H2O निकाल दें, केवल एक H2O, यहां से एक H2O निकाल दीजिए। क्या मिलने वाला है आपको, देखिए जरा, दिस इज OH, OH, और यहां क्या बचने वाला है, डबल बॉन्ड O। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए दिस इज H2CO3। कुछ याद आया इसको देख के? H2CO3 का नाम होता है बेटा कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड है और यहां पे क्या लिया है आपने, बेस। तो ये KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, K2CO3, दिस इज पोटेशियम कार्बोनेट, ये बना देगा पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये हो गया आपके लिए CCl4 के बारे में। अच्छा, CCl4 को हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बट शर्त यह है कि इसको ओपन एरिया में हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी, ओपन एरिया नहीं होगा, तो यहाँ भी फॉस्जीन गैस बन सकती है। तो ये बात याद रखिएगा आप। चलिए अब लास्ट आता है मेरे पास, लास्ट टॉपिक आता है, दिस इज फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होते हैं, देखिए फ्रियोन्स होते हैं एक्चुअली में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसे कहते हैं हम लोग CFC शॉर्ट में। मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, CF2Cl2। अच्छा, हम लोग इसके लिए एक रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक CCl4 है, हम इसकी रिएक्शन करते हैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ में, कुछ इस तरह से। सॉरी, हम लोग इसमें यूज करेंगे, एक मिनट, यहां पर लेंगे हम लोग HF और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड यूज कर लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो आपको CF2Cl2 यहां पर मिल जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इट इज यूज्ड एज फ्रियोन। फ्रियोन मतलब रेफ्रिजरेंट, इसको रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेंट। तो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। तो ये था आपके लिए मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड के बारे में। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी इस चैप्टर में बचा हुआ है हेलोअरीन। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी को तो हेलोएल्केन और हेलोअरीन उन्होंने साथ में चलाए हैं, लेकिन हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करके चलते हैं। अभी हमने टॉपिक 1 डिस्कस किया है, मोनोहेलाइड, और मोनोहेलाइड के अलावा ये सारे छोटे टॉपिक्स थे, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्रा और फ्रियोन्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हेलोअरीन डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। तो जो भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, और ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरे आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू। तो देखते रहिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।